हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। मेरा नाम राजीव शर्मा है और 11th क्लास की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस में मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है रसायन विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। और रसायन विज्ञान को पढ़ने से पहले मैं आपको विज्ञान के बारे में बता दूं कि विज्ञान क्या है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बेटा, विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध व प्रयोगों पर और परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर? यानी ऐसा प्रकृति का ज्ञान जो प्रयोगों पर आधारित है, जो परीक्षणों पर आधारित है, जिसको हम प्रूव कर सके कि जो हमने कहा है वो सत्य है, सच है, वो क्या होता है? विज्ञान होता है। जिसकी प्रैक्टिकली हम एनालिसिस कर सकें, वो आपका विज्ञान होता है। अब विज्ञान में कई शाखाएं होती हैं, जैसे फिजिक्स है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ये और भी कई ब्रांचेस होती हैं। लेकिन जो 11th में आपको पढ़नी है वो एक तो है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, ठीक है। और जीव विज्ञान अगर स्टूडेंट लेते हैं तो जीव विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा रसायन विज्ञान की, कि रसायन विज्ञान क्या है। तो बेटा, रसायन विज्ञान क्या है, ध्यान से सुनिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं और किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन का अध्ययन करते हैं और उनके गुणधर्मों का परस्पर एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। क्लियर बच्चों? रसायन विज्ञान की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब रसायन विज्ञान में मैंने कहा कोई भी पदार्थ, तो बेटा पदार्थ कोई भी द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य। कोई भी पदार्थ को हम कह सकते हैं द्रव्य। अब प्रश्न ये है कि द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए बच्चों। कोई भी वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। कोई भी वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, इस दुनिया में जितनी भी चीजें आप देखते हैं या जो नहीं दिखते हैं वो सभी द्रव्य हैं। क्योंकि बेटा द्रव्य, मैंने अभी आपको बताया, स्थान घेरना चाहिए और उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे गैसेज हैं, हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो गैसें बेटा द्रव्य है क्योंकि उनमें द्रव्यमान होता है। हाँ, वो स्थान भी घेरती है और उनमें द्रव्यमान भी होता है, इसलिए गैसों को भी हम द्रव्य कहते हैं। पानी है, जल, वो भी द्रव्य है क्योंकि उसका भी द्रव्यमान होता है और वो भी स्थान घेरता है। जैसे मैंने कहा कि वायु स्थान घेरती है, गैस स्थान घेरती है। इसको प्रूव करना है तो उसके लिए अपन एक बैलून ले और उसमें हवा भर दें, तो आप देखते हैं बैलून फूल जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि वायु स्थान घेरती है। क्लियर ना? और वायु में द्रव्यमान होता है, जैसे H2 है, H2 का द्रव्यमान 2 होता है। O2 है, O2 का 32 होता है। N2 है, N2 का 28 होता है। ये द्रव्यमान उसमें होता है। क्लियर? मैंने अभी आपको रसायन विज्ञान की बात की। अब बेटा द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को हम या तो अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं, या तो अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं। अतः जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान अणु या परमाणु का विज्ञान भी कहलाता है। रसायन विज्ञान अणु या परमाणु का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे भी हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे भी हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? हमारे इंडिया में, हमारे भारत में रसायन विज्ञान के जो जनक है वो, उनका नाम है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय हमारे इंडिया में रसायन विज्ञान के जनक हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा मैं द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में बात करता हूं।
द्रव्य का वर्गीकरण। देखिए आगे मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण। तो बेटा द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर पहला आधार है भौतिक गुणों या अवस्था के आधार पर। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि किसी भी द्रव्य को हम भौतिक गुणों के आधार पर तीन प्रावस्थाओं में सामान्यतया विभाजित करते हैं। पहली प्रावस्था होती है गैस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है ठोस। बेटा ये द्रव्य और ये द्रव दोनों अंतर है। ये भौतिक अवस्था है और वो किसी भी पदार्थ को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पे द्रव्य को तीन भागों में वर्गीकृत किया, गैस, द्रव और ठोस। क्लियर हो गया? अब आपको ये पता होना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि गैस, द्रव्य और ठोस क्या होते हैं, जानते हैं ना सभी? तो सुनिए बच्चों, कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को मैं यहां पर अवयवी कण कहूंगा, अवयवी कण बोलने जा रहा हूं, ठीक है? अब इन अवयवी कणों के मध्य दो प्रकार के बल लगते हैं। एक बल को कहते हैं आकर्षण बल और दूसरे बल को कहा जाता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के आधार पर किसी भी द्रव्य को तीन प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया, गैस, द्रव और ठोस। पहले मैं बात करने जा रहा हूं गैस की। गैस क्या होता है? ध्यान से सुनिए बच्चों, किसी भी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान से कम होता है। आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान से कम होता है, उसे हम गैस अवस्था कहते हैं। आकर्षण बल का मान कम होना चाहिए, किससे? प्रतिकर्षण बल के मान से। ये परिभाषा हो गई गैसीय अवस्था की। क्लियर? अब गैसीय अवस्था में आपको पता होना चाहिए कि प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा है आकर्षण बल की तुलना में। इसलिए अगर हम गुणधर्मों की बात करें कि गैसीय अवस्था में किसी भी पदार्थ के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, तो पहला गुणधर्म तो यह है कि आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान से कम होता है। दूसरा, अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी है वो अधिकतम होती है। अवयवी कणों के मध्य की दूरी अधिकतम होती है। तीसरा पॉइंट की बात करूं कि गैसों को अगर बाहर से हम दबाएं तो आसानी से दब जाती है, उन पे दाब लगाया जा सकता है, अतः गैसें संपीड़ित होती हैं। गैसें संपीड़ित होती हैं। अगले पॉइंट की बात करूं तो बेटा गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होता। क्लियर? अगले पॉइंट की बात करें, गैसें संपीड्य होती है। मैंने अभी आपको बताया गैसों की जो गुणधर्म मैं बात कर रहा हूं कि गैसों का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होगा या कम होगा? सबसे कम होगा। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने कॉमन गुणधर्मों की बात की जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं द्रव। कौन सी अवस्था ले रहा हूं? द्रव। तो बेटा द्रव क्या है? किसी भी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। क्लियर? अब द्रव अवस्था में गुणधर्मों की बात करें तो आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर हो गया। इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। इनको द्रव को आप जिस भी पात्र में डालेंगे वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा, उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा ना। जो कटोरी में डालोगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा।
लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। इनको भी संपीड़ित किया जा सकता है, इनको भी संपीड़ित किया जा सकता है, और इनके घनत्व का मान गैसों की तुलना में अधिक होता है और ठोस की तुलना में कम होता है, क्योंकि इनका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, इसका वॉल्यूम उससे कम है, और D बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, m/v। आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम होगा, इसका आयतन सबसे अधिक है तो घनत्व सबसे कम, इसका आयतन कम हो गया गैस की तुलना में तो इसका घनत्व बढ़ गया ना। इनको संपीड़ित किया जा सकता है, इनका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करें मैं ठोस अवस्था की। अगली बात कौन सी अवस्था कर रहे हैं, ठोस अवस्था। तो बेटा किसी भी द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान से ज्यादा होता है। क्या? आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान से ज्यादा होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब इसके गुणधर्म की बात करें बेटा, इनका आकार भी निश्चित होता है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। ये असंपीड्य होते हैं। कैसे होता है? असंपीड्य, क्योंकि यहाँ पर अवयवी कणों के मध्य की दूरी नगण्य होती है। यहाँ पर अवयवी कणों की मध्य की दूरी ठोस की तुलना में ज्यादा और गैस की तुलना में कम होती है, ये ध्यान रखना। और यहाँ अवयवी कणों की दूरी सबसे अधिक होती है। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं, अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी है वो नगण्य होती है, इनका घनत्व सर्वाधिक होता है, इनके गलनांक का मान भी सर्वाधिक होता है, इनके क्वथनांक का मान अधिक होता है द्रव के। तो ये इनके गुणधर्मों की मैंने चर्चा की। अब मैंने अभी जो बात की गैस, द्रव और ठोस, ये किसके आधार पर है? भौतिक गुणों या भौतिक अवस्था के आधार पर। क्लियर? अब मैं बच्चों बात करने जा रहा हूं, वो पॉइंट है रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। जो अगला पॉइंट है द्रव्य का वर्गीकरण, वो किसके आधार पे? सेकंड, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो मैंने यहां लिख दिया द्रव्य। तो बेटा द्रव्य को रासायनिक गुणों के आधार पे दो प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया। एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है मिश्रण। सभी जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ के आए, इसलिए मैं थोड़ा सा सही ढंग से चल रहा हूं। तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फर्दर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। और मिश्रण को फर्दर दो प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया गया। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब तत्व को फर्दर तीन प्रकारों में हम बांट सकते हैं। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। ये तीन प्रकार हैं, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि द्रव्य को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया रासायनिक गुणों के आधार पर। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो बेटा वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा, किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तित ना किया जा सके, किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा अन्य प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित ना किया जा सके, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थों में रासायनिक संगठन निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थों में रासायनिक संगठन निश्चित होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ, जैसे मैं बात करूं शर्करा, आप जानते हैं शर्करा फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है। जैसे H2O की बात करूं, H2O में हाइड्रोजन 2:1 है, 2:1 परमाणु का अनुपात निश्चित है। तो ऐसे कोई भी पदार्थ CO2 है, NH3 है, इन सभी को हम शुद्ध पदार्थ में काउंट कर सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को फिर दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक आप देख रहे हैं क्या, तत्व, और एक होता है यौगिक। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। इनके बारे में मैं अभी चर्चा करता हूं आपके सामने। तो तत्व और यौगिक क्या है, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं कि शुद्ध पदार्थ को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं, जिन्हें किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। जिन्हें किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, सोना है, ये सब क्या है? तत्व है। क्योंकि ये सब एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं और इन्हें किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अन्य प्रकार के कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इन्हें कहते हैं तत्व। ठीक है। अब धातु कितने प्रकार के हो गए? 3, धातु, अधातु और उपधातु। तो बेटा धातु, अधातु और उपधातु किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा धातु का मीन है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। अब जो धातु होते हैं बेटा, उनकी जो भौतिक अवस्था है वो सामान्यतः ठोस होती है। उनकी जो भौतिक अवस्था है वो सामान्यतः ठोस होती है। क्लियर? और जो धातु होते हैं उनकी बाह्य सतह चमकदार होती है। उनकी बाह्य सतह चमकदार होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका अर्थ इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। क्लियर? धातुएं जो होती हैं, मैंने कहा सामान्यतः ठोस होती हैं, लेकिन एक अपवाद स्वरूप मरकरी धातु है, जिसको आप पारा कहते हैं, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा जो धातुएं हैं आघात वर्धनीय होती हैं, तन्य होती है। आघात वर्धनीय का मीन क्या होता है? वे धातुएं जिनको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। वे धातुएं जिन्हें पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, उन्हें आघात वर्धनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। ठीक है। और उनके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि ये तन्य होती हैं। तो बेटा वे धातुएं जिन्हें खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सके, वे धातुएं जिन्हें खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सके, उन्हें हम तन्य कहते हैं और उनके इस गुण को तन्यता कहते हैं। क्लियर हो गया? अब धातु प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, यानी हम बजाएंगे तो फिर से आपको आवाज वो गूंजती हुई सुनाई देगी, दोबारा से सुनाई देती है। ठीक है। जैसे लोहे का एक खंभा है, उसके एक सिरे पर हम पत्थर से आवाज करेंगे तो दूसरे सिरे पर आसानी से कान लगाए तो सुनाई दे जाती है। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो धातुएं कौन कौन सी आप सभी जानते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, Fe है, Mg है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। और आवर्त सारणी में जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, उसमें 80% जो तत्व होते हैं वो धातु है। 80% तत्व क्या है? धातु। और बाकी जो बचते हैं वो अधातु और उपधातु होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा धातु किसे कहते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, अधातु।
तो बेटा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। यह सामान्यतया गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो बेटा द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसे ही कुछ धातुएं ऐसी है, कार्बन है, सल्फर है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ज्यादा मोस्टली जो अधातुएं हैं वो किस में पाई जाएंगी? गैसीय अवस्था में। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सब अधातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। तो ना तो ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, ना ही इनकी बाह्य सतह चमकदार होती है, ना ही ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ना ही विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, ना ही आघातवर्धनीय होती है, ना ही तन्य होती है। तो ये सब अधातु। उपधातु की बात करें बेटा तो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करे, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करे, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखे और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखे, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। छोटे क्लासेस में आपने पी ब्लॉक में देखा होगा, एक सीडी सी बनी होती है जिसमें कई एलिमेंट आते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है। तो ये जो सीडी में जितने भी तत्व आ रहे हैं वो सब क्या होती है? उपधातु। सबसे कम इन्हीं की संख्या होती है उपधातुओं की, उससे ज्यादा अधातु होती है और सबसे ज्यादा धातुएं होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने तत्व के बारे में पूरा आपसे डिस्कस किया। अब मैं बात कर रहा हूँ यौगिक की। यौगिक क्या होता है? तो बेटा यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को या तत्वों को या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को परस्पर एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलाया जाए, निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलाया जाए तो बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को परस्पर एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक। अब यौगिक क्या है? तो यौगिक को बेटा भौतिक प्रक्रम के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन रासायनिक प्रक्रम के द्वारा उन्हें हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक के बारे में मैंने आपको बताया। यौगिक क्या होता है? डेफिनेशन समझ में आ गई। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। और यौगिक में उपस्थित घटकों को भौतिक प्रक्रम के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक प्रक्रम के द्वारा हम उन्हें पृथक कर सकते हैं। क्लियर हो गया यौगिक किसे कहते हैं? अब मैं आता हूं मिश्रण के ऊपर। इसी का द्रव्य का सेकंड पार्ट कौन सा होता है? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है बेटा? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर एक दूसरे के साथ भौतिक रूप से अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मिश्रण मैंने कहा भौतिक रूप से दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर एक दूसरे के साथ मिलाना है अनिश्चित अनुपात में, तो मिश्रण बनेगा। और जो मिश्रण बना उसे हम भौतिक प्रक्रम के द्वारा पृथक कर सकते हैं। समझ में आया? अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ये होता है बेटा कि जब दो पदार्थों को परस्पर एक दूसरे के साथ अनिश्चित अनुपात में मिलाएं तो वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो, पूर्ण रूप से आपस में मिल जाए, अर्थात बाहर से देखने पर आपको एक ही प्रावस्था दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में पदार्थों का रासायनिक संगठन समान होता है। प्रत्येक भाग में पदार्थों का रासायनिक संगठन समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप वायु का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। आपने पानी में नमक को डाला, नमक घुल गया, समांगी मिश्रण है। पानी में चीनी को डाला, चीनी उसमें घुल गई, वो आपका समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है बेटा? तो विषमांगी मिश्रण के बारे में सुनिए। वह मिश्रण जिसमें उपस्थित पदार्थ
परस्पर एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय ना हो, पूर्ण रूप से मिश्रणीय ना हो, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में रासायनिक संगठन समान नहीं होता, अर्थात उसमें आपको एक से अधिक प्रावस्थाएं दिखाई देगी। जैसे दाल और चीनी को मिला दें, दोनों दिखाई दें, दो प्रावस्थाएं हो गई। तेल और जल को मिला दें तो तेल ऊपरी सतह पर है और जल नीचे, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये मिश्रण कौन से बनेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी या समांगी मिश्रण कोई सा भी हो, उन्हें हम भौतिक परिक्रम से पृथक कर सकते हैं। समझ में आया? ये मैंने बेटा आपके सामने द्रव्य का वर्गीकरण किया, तो मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये आज आपका पहला टॉपिक था जिसकी मैं द्रव्य के वर्गीकरण की बात की। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।